बदनामी एक लड़की से होती है जिसे हम पैनिक हालत में पैकिंग करते हुए और घर से भागते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे उसके दोस्त बेन की भी काफी कॉल्स आती हैं जिसे वो लगातार इग्नोर कर रही होती है। कार का इस टाइम रेडियो चल रहा होता है और रेडियो से उसे एक वार्निंग अलर्ट मिलता है। पता चलता है कि मुल्क की हालत काफी खराब हो रही थी। गवर्नमेंट ने काफी सारी सिटीज की इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी और इंटरनेट कनेक्शंस भी खत्म कर दिए थे। इसके पीछे भी जरूर बहुत बड़ी वजह थी जो अभी तक पब्लिक को नहीं बताई जा रही थी। ये सब सुनकर विशाल भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। तभी उसके दोस्त की दोबारा उसे कॉल आती है जिसे वो उठा लेते हैं। ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। मिशेल इस लड़ाई में इतनी ज्यादा मगन हो गई थी कि उसका रोड पर ध्यान ही नहीं रहा। अचानक सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया जिससे उसकी कार टकरा गई और बुरी तरह क्रैश हो गई। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था जिसकी वजह से मिशेल बेहोश हो गई और सीन यहीं से कट हो गया। अगले सीन में मिशेल को जब होश आया तो वो एक अजीब सी कमरे में थी। ये कोई हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था बल्कि किसी जगह की बेसमेंट लग रही थी। उसने देखा कि उसका इलाज हो रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि उसके घुटने को वहाँ की एक जंजीर से बांधा गया था। ये समझने में उसे देर नहीं लगी कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में है। क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? ऐसी बहुत सारी सोचें उसके दिमाग में थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका मोबाइल फोन भी उसी के पास था। अगर किसी ने उसे किडनैप किया होता तो उसका फोन उसके पास क्यों होता? वो जल्दी से ये फोन यूज करने लगती है, पर पता चलता है कि फोन के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसे दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अपने पास मौजूद ब्लैंकेट से वो अपने आप को डर के मारे कवर करने लगी थी। तभी यहाँ इस छोटे से कमरे में एक दरमियानी उम्र का आदमी आया। देखने पर वो कोई किडनैपर नहीं लग रहा था, लेकिन मिशेल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो अपने हाथ वहीं पर खड़े कर लेती है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो आदमी जब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो मिशेल उससे कहती है, शराफत से मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी फैमिली पुलिस के साथ मुझे ढूंढ ही रही होगी। उस आदमी के एक्सप्रेशन मिशेल की धमकी के ऊपर भी नहीं बदलते। तो मिशेल उससे पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो आदमी ना में जवाब देते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये कहकर वो बाहर जाता है और कुछ ही देर में वापस लौटता है एक चाबी और बैसाखियों के साथ, जिसे देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। मिशेल नोटिस करती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके घुटने में बहुत बुरी चोट आई थी जिस पर प्लास्टर भी किया गया था। आदमी वहाँ से चला जाता है और मिशेल सबसे पहले अपने आप को उन चाबियों की मदद से आजाद करती है और फिर उस बैसाखी को लेकर अपने पास मौजूद एक नाइफ से उसकी एंड को शार्प कर लेती है, उसे अपना हथियार बना लेती है और फिर उसे लिए इस आदमी के दोबारा वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी टाइम गुजर जाने तक भी जब वो आदमी नहीं आता तो वो उस आदमी को बुलाने का और उसे फंसाने का एक नया प्लान बनाती है और एक कपड़े पर आग लगाते हुए वो यहाँ की वेंटिलेशन के ऊपर रख देती है। जैसे ही धुआं यहाँ से बाहर निकलता है तो वो आदमी भी फौरन यहाँ पर आता है। उस आदमी के आते ही वो फौरन उस आदमी के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और इससे पहले कि वो कुछ भी और कर पाती, उल्टा वो आदमी ही उसे अपनी एक मूव में अपने कब्जे में कर लेता है और उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देता है। अब जब मिशेल को होश आया तो वो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। उसने मिशेल को बताया कि मेरा नाम हॉवर्ड है, तुमने आज जो सब गलतियां की हैं वो प्लीज दोबारा मत करना। तो अब मिशेल उससे कहती है, फिर प्लीज मुझे छोड़ देना। पर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम यहाँ से जा नहीं सकती। असल में बाहर की दुनिया में जो हवा है वो अब हमारे सांस लेने के काबिल नहीं रही। हमारे ऊपर हमला हुआ है। मैं नहीं जानता कि ये हमला कैसा है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मेरे बनाए इस बंकर के अंदर महफूज रह सकती हो। अब मिशेल सवाल करती है, मैं यहाँ पर कैसे आई? तो वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहीं करीब से गुजर रहा था, तुम्हें जख्मी देखा तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इनकी बातों के दौरान मिशेल को साफ वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वो पूछती है, वहाँ कौन है? तो हॉवर्ड बिना जवाब दिए उसे यहाँ से चला जाता है और इस मर्तबा तो उसने इस कमरे का दरवाजा भी लॉक नहीं किया था। उसके जाने के बाद मिशेल खुद उठकर चेक करने लगती है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। वो इस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी हॉवर्ड जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है? जिस पर वो लड़का कहता है, अरे नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। असल में ये बंकर मैंने और हॉवर्ड ने मिलकर ही बनाया था। इनकी बातों के दौरान हॉवर्ड भी यहाँ जाता है और उसे इस बंकर का टूर देने लगता है। मिशेल नोटिस करती है कि इस बंकर में जरूरत की सारी चीजें थी। कई सालों तक खाने के लिए खाना, पानी, किताबें, सब कुछ था यहाँ पर। हॉवर्ड अब उसे इस बंकर के बाहर के दरवाजे के पास लेकर जाता है और बंकर के 2 दरवाजों में से एक दरवाजा खोल देता है। मिशेल बंकर के दूसरे दरवाजे से बंकर के बाहर का नजारा देखते हैं तो उसे वहाँ पर 2 पिग्स दिखाई देते हैं जो बुरी तरह तड़प रहे थे। उनका जिस्म बुरी तरह जख्मी था और यहाँ पर वो गाड़ी भी खड़ी हुई थी जिससे मिशेल का एक्सीडेंट हुआ था। ये गाड़ी हॉवर्ड की ही होगी। वो समझ गई कि हॉवर्ड ने उससे झूठ बोला था कि एक्सीडेंट के वक्त वो पास से गुजरा था।
वो समझ गई कि उसका एक्सीडेंट हॉवर्ड के साथ ही हुआ था और हॉवर्ड इस चीज का झूठ क्यों बोल रहा था। ये चीज उसे कंफ्यूज कर जाती है। अब मिशेल कंफ्यूजन में अपने कमरे में वापस आ जाती है और इस टाइम वो लड़का मिशेल के पास आता है। वो मिशेल को बताता है कि हॉवर्ड पहले एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था। वो जानता था कि यहाँ पे कभी ना कभी हमला जरूर होगा, इसलिए उसने ये बंकर बनवाया। इस बंकर को बनाने में मैंने उसकी काफी मदद की और फिर उसने यहाँ पर तकरीबन 4 साल तक के लिए सारा जरूरत का सामान इकट्ठा किया, खाना पानी सब कुछ। पहले तो मुझे भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी, बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया और फिर मैंने आसमान में एक लाल रोशनी भी देखी। मैं समझ गया कि हमारे मुल्क पर हमला हो चुका है, इसीलिए मैं भागकर इस बंकर में आ गया। यहाँ मिशेल उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें कंफर्म है कि बाहर जंग हो चुकी है? वो कहता है, हाँ बाहर जंग हो गई है और बाहर की हवा अब पोल्यूटेड हो गई है। हम इंसान उस हवा में सांस नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो बीमार होकर मर जाएंगे। इसीलिए तो मैं इस बंकर में हूँ। अगले 4 साल तक हम यहाँ पर जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं और 4 साल में बाहर की हवा दोबारा से ठीक होने लग जाएगी। मिशेल कहती है, मैं इन चीजों को नहीं मानती। क्या पता तुमने जो बाहर रेड लाइट देखी हो वो सिर्फ फायर क्रैकर्स हो, और क्या पता हॉवर्ड हम दोनों से झूठ बोल रहा हो कि बाहर की हवा पोल्यूटेड हुई है। क्या पता बाहर कोई जंग हुई ही ना हो, क्योंकि अब जब मैं बाहर के दरवाजे के पास गई थी तो मैंने वहां से एक गाड़ी के गुजरने की आवाज सुनी थी। मिशेल की बातें उस आदमी को भी कंफ्यूज कर देती हैं और अब मिशेल फैसला करती है कि वो सच्चाई का पता चला कर ही रहेगी। वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और जब हॉवर्ड उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाता है तो वो नोटिस करती है कि बंकर की चाबियां हॉवर्ड की जेब के पास लटकी हुई थी। वो एक प्लान के मुताबिक हॉवर्ड को गुस्सा दिलाती है और हॉवर्ड जब गुस्से में उसे मारने के लिए उसके करीब आता है तो उसके पास से उसकी चाबियां चुरा लेती है। खाना खाते हुए हॉवर्ड जब नोटिस करता है कि उसकी चाबियां उसकी जेब के पास नहीं लटकी हुई तो वो समझ जाता है कि जरूर चाबियां मिशेल ने ही ली होंगी। इससे पहले कि वो चाबियां वापस ले पाता, मिशेल पास पड़े हुए ग्लास से हॉवर्ड के ऊपर हमला करती है और यहाँ से भाग निकलती है। वो जल्दी से जाकर बंकर का पहला दरवाजा खोलती है और तभी हॉवर्ड उसके पीछे आ जाता है। वो दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक औरत आ गई जो बुरी तरह जख्मी थी। वो बंकर का दरवाजा पीट पीट कर मिशेल से कह रही थी, प्लीज मुझे इस बंकर के अंदर ले लो, मुझे बचा लो। पर हॉवर्ड पीछे से आवाज लगाता है, दरवाजा मत खोलना, तुमने दरवाजा खोल दिया तो बाहर की जहरीली हवा अंदर आ जाएगी और उसमें सांस लेते ही हम भी इस औरत की तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मिशेल देखती है कि वो औरत इस तकलीफ से इतनी ज्यादा मजबूर हो गई थी कि उसने इसी बंकर के दरवाजे पर सर मार मार कर अपनी जान दे दी। इस सारे नज़ारे को देखकर मिशेल समझ गई कि हॉवर्ड झूठ नहीं बोल रहा था। वो अब हॉवर्ड के साथ बंकर में वापस आ जाती है। खैर अब लाइफ इनकी ऐसे ही गुजरने लग जाती है। ये तीनों फैमिली की तरह यहाँ पे रहने लग जाते हैं। टाइम पास करने के लिए ये लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और एक दिन हॉवर्ड मिशेल को अपनी बेटी के कपड़े देता है और अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। वो बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, पर मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई। आज हॉवर्ड उसके सामने ये भी कन्फेस कर लेता है कि मिशेल का एक्सीडेंट असल में उसी की गाड़ी से हुआ था। वो बताता है कि जब मुझे खबर मिली कि हम पर हमला हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। मैं जल्द से जल्द इस बंकर के अंदर आना चाहता था और इस सब में मेरी कार तुमसे टकरा गई। तुम बहुत जख्मी थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था क्योंकि मुझे इस बंकर में आना था, इसीलिए मैं तुम्हें इस बंकर में ले आया और मैंने तुम्हारा इलाज खुद करना शुरू किया। ये कहानी सुनकर मिशेल के दिल में हॉवर्ड के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन इनके बंकर के ऊपर से एक भारी चीज गुजरती है जो इनके बंकर के अंदर जलजला ले आती है। हॉवर्ड इन लोगों को बताते हैं कि ये जंगी टैंक हैं, जरूर दुश्मन ही यहाँ आए होंगे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर लोग जिंदा तो नहीं बच गए। वो इन्हें ये भी बताता है कि दुश्मन आने को एक सादा ट्रक और वैन में भी आ सकते थे, पर टैंक में ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की हवा पोल्यूटेड है, जहरीली हो चुकी है और टैंक में एयर क्लीनिंग फिल्टर लगे होते हैं जो इस बंकर के अंदर भी मैंने लगाया है और इसी वजह से हम जिंदा हैं। खैर टैंक अब इनके बंकर से दूर चला जाता है और ये लोग शुक्र का सांस लेते हैं, पर ये रिलैक्सेशन ज्यादा देर के लिए नहीं थी। अगले ही पल उनके एयर फिल्टर सिस्टम के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। टैंक के गुजरने की वजह से उनके सिस्टम में कोई मसला आ गया था। अब हॉवर्ड मिशेल से कहता है, तुम पतली से हो, इस एयर वेंट के अंदर चली जाओगी, जरा अंदर जाकर जो पाइप टूटे हुए होंगे उन्हें जोड़ देना। मिशेल वहाँ अंदर चली तो जाती है लेकिन वहां जाकर वो नोटिस करती है कि इस एयर वेंट के जरिए भी इस बंकर से बाहर निकलने का एक रास्ता था और वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। वहां पर उसे एक लड़की का इयररिंग भी मिलता है और वेंट के ऊपर उसे हेल्प लिखा भी दिखाई देता है। जैसे जैसे हॉवर्ड ने उसे बताया था वो सारा काम कर कर बाहर तो आ जाती है, लेकिन अगले ही दिन मौका पाते ही वो यहाँ पर दूसरे लड़के को सारी बात बताती है कि किस तरह वो जब अंदर गई
तो वेंट पर हेल्प लिखा हुआ था। वहाँ पर एक लड़की का टूटा हुआ नाखून भी था, जैसे उसने वहाँ से भागने की कोशिश की हो, और उसे ये इयररिंग भी वहाँ से मिला है। वो बताती है कि ये इयररिंग उसी लड़की का है जिसके बारे में हॉवर्ड ने कहा था कि ये उसकी बेटी है। वो हॉवर्ड की किताबों से उस लड़की की तस्वीर निकाल कर भी उस लड़के को दिखाती है। वो लड़का बताता है ये हॉवर्ड की बेटी नहीं है, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये मेरी बहन की क्लास फेलो थी और पिछले 2 साल से इसका कुछ अता पता नहीं है। ये सुनकर मिशेल का शक कंफर्म होने लगता है कि हॉवर्ड जरूर उन्हें धोखा दे रहा है, वो जरूर उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। पर ऐसा भी क्या करना चाहता था? झूठ तो वो नहीं बोल रहा था। मिशेल ने खुद बाहर उस औरत को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। बाहर की हवा तो पोल्यूटेड थी, हमला तो बाहर हुआ था, ये बात कंफर्म थी। लेकिन क्या पता कि बाहर की हवा किसी दूसरी वजह से पोल्यूटेड हुई हो और जंग हुई ही ना हो और इनकी जान हॉवर्ड की वजह से खतरे में हो। दोनों काफी सोचते हैं और आखिर ये प्लान बनाते हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। ये लोग इस बंकर से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी रखते हुए। ये लोग अब कुछ बोटल्स, कुछ प्लास्टिक रैपिंग्स और एक डक्ट टेप के जरिए अपना सेफ्टी सूट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हॉवर्ड को इन चीजों का शक हो जाता है और एक दिन हॉवर्ड उन्हें एक कैबिन के पास लेकर आता है। उन दोनों से वो एक भारी ड्रम बाहर निकलवाता है और फिर उनके पास मौजूद एक कटर और धागा पकड़कर इस ड्रम के अंदर फेंक देता है। वो इन्हें ये बताना चाह रहा था कि ये इतना खतरनाक एसिड है कि अगर कोई इसके अंदर चला जाए तो उसके जिस्म की निशानियां भी नहीं बचती। हॉवर्ड की इस तरह की बातों से लड़के को पता चल जाता है कि हॉवर्ड को इनकी चालाकियों का पता चल गया है, इसीलिए वो लड़का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि कम से कम मिशेल को कुछ ना हो। वो लड़का कहता है कि मैं हमेशा नोटिस करता था कि मिशेल आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, मेरी नहीं करती, इसीलिए मैं अपने लिए वेपन बना रहा था ताकि मैं उसे डरा सकूं और डरा धमका कर अपनी इज्जत करवा सकूं। उसकी ये बातें सुनकर हॉवर्ड गन निकालता है अपनी पॉकेट से और सीधा उसके सर में शूट करके उसे एक ही सेकंड में मार डालता है। और मिशेल ये सब देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। काफी दिन तो यूं ही पैनिक में ही गुजर जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा हम मिशेल को वही सूट कंप्लीट करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि इनकी जान हर हाल में खतरे में ही है। अभी वो सूट बना ही रही थी कि उसे हॉवर्ड के आने की आहट हो गई। उसे जल्दी से वो सूट अपने बिस्तर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वो पूरी तरह उसे छुपा नहीं पाई। हॉवर्ड की उस पर नजर पड़ गई और हॉवर्ड इससे पहले कि कोई भी रिएक्शन देकर मिशेल को कुछ करता, मिशेल सारी बात समझ जाती है और वो इस कमरे से निकलकर इस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है ताकि हॉवर्ड उसका पीछा न कर पाए। रास्ते में वो सारी चीजें बखेरती आ रही थी ताकि हॉवर्ड को उस तक पहुंचने में टाइम लगे। हॉवर्ड भी बहुत तेज था, वो तेजी से उसका पीछा करता जा रहा था और मिशेल बाहर दरवाजे की तरफ जाने के बजाय किसी दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गई थी। हमें पता चला कि वो उस कमरे की तरफ मुड़ी थी जहाँ कैबिन में तेजाब रखा हुआ था। वो जल्दी से तेजाब निकालती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। जब हॉवर्ड वहां पर आता है तो उसका पांव स्लिप होकर वो तेजाब के ऊपर गिर जाता है और जलकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मिशेल मौके का फायदा उठाते हुए एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जाती है जहाँ पर सीढ़ी लगी हुई थी। वो इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए अपने पास मौजूद एसिड से सबसे पहले यहाँ का ताला पिघलाती है और इसके बाद फाइनली ये छोटा सा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। बाहर निकलने से पहले उसने अपना बनाया वो सूट पहन लिया था। बाहर निकलकर उसने नोटिस किया कि ऊपर आसमान में परिंदे उड़ रहे थे। अगर हवा जहरीली या पोल्यूटेड होती तो परिंदे मर चुके होते। वो समझ गई कि यहाँ की हवा जहरीली नहीं थी और हॉवर्ड उससे झूठ कह रहा था। वो अब अपने मुंह से मास्क उतारती है और ताज़ा हवा में सांस लेती है। महसूस करती है कि ये हवा बहुत ज्यादा ताज़ा थी, उसे सांस लेने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आई। वो अब दूर खड़ी अपनी कार भी देख लेती है और इस कार में बैठकर फौरन यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी दूर से उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। कोई चीज आसमान से नीचे की तरफ उतर रही थी। ये एक एलियन शिप था जिसके अंदर से एक एलियन निकल कर उसके देखते ही देखते चंद ही सेकंड में उसके सामने आ जाता है। इस एलियन को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस दुनिया में एलियन भी हो सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन एलियन उसे हर हाल में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम उसके पास एक लाइटर था और एक कपड़ा भी। वो उस कपड़े को पेट्रोल के अंदर गीला करती है और उस पर आग लगाते हुए उस एलियन के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो एलियन जलकर तड़प कर मर जाता है। और इससे पहले कि अब कोई और एलियन उसके पीछे पड़ता, वो जल्दी से इस गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। रेडियो से उसे पता चलता है कि एलियंस ने इस दुनिया पर असल में हमला किया था। इन एलियंस के हमले में तकरीबन सभी इंसान मारे गए हैं और कुछ सर्वाइवर्स जो बचे हुए हैं वो शहर की बाहर वाली साइड पर हैं। मिशेल फौरन रेडियो पर बताए एड्रेस के लिए निकल जाते हैं और इसी तरह उसे जिंदा दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, इस ट्विस्ट के साथ कि पूरी मूवी में जिस हमले को ये लोग दुश्मनों का हमला समझते आए थे वो असल में
एलियन का हमला था जिससे मिशेल भी सरवाइव कर गई थी। मिशेल को समझ आ गया था कि उसने मूवी के स्टार्ट में जिस जख्मी औरत को देखा था वो भी इन्हीं एलियंस के हमले का शिकार हुई थी, और वहाँ पर जो पिग्स भी जख्मी थे वो भी इन्हीं एलियंस के हमले में जख्मी थे। खैर वो तो एक एलियन के हमले में सरवाइव कर गई थी, और आगे वो कब तक अपनी जान बचा पाएगी, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।